देखिए यहाँ हम लोग कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस की थोड़ी बात करेंगे। तो कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो कोशिका चैप्टर के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका में श्वसन किसमें होता है, यानी पावर हाउस कौन है। कोशिका में श्वसन वही कराएगा जो कि आपका पावर हाउस है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो श्वसन होता है कोशिका का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और श्वसन में एटीपी बनता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी कि न्यूक्लियस की खोज। केंद्रक यानी कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली संरचना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली के जैसी ये संरचनाएं थी। ये उंगली के जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, क्रिस्टी कहलाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई, आपको पता है कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ सेल कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5वां क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का आविष्कार, यानी कोशिका का आविष्कार बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोशिका की खोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। याद रखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका कला होती है, जो कोशिका कला होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल वर्णात्मक पारगम्य, इसको रट्टा मार लीजिए बिल्कुल सही से। इसके बाद कहते हैं राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का क्या कार्य है, हमने आपको बताया था राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद बात करते हैं पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, यानी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिए पादप कोशिका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में मिलेगी और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लांट्स में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और अगर यही बात पूछी जाए फंगस में तो ये काइटिन की बनी हुई है। फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती हैं, जीवाणुओं में। जो जीवाणु हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, कवक में नहीं होते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी ही मिलेगी। तो आंसर जाएगा सी, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है, अभी हम लोगों ने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन करता है, एनर्जी देता है, पावर हाउस ऑफ अ सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, श्वसन से है। अब बात करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, याद रखिएगा क्रोमोसोम बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए से। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है संदेशवाहक आरएनए, डीएनए, स्थानांतरण आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, बताइए, मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये भाग लेता है, ठीक है, यस ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ पे है। यहाँ तो बाहर है, ये तेरा। आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी आनुवंशिक गुणों को कौन ले जाता है, डीएनए, आरएनए, दोनों या कोई नहीं। आप ना देखिए डीएनए ले जाता है आनुवंशिक गुणों को, यानी कि जेनेटिक। आनुवंशिक गुण वो होते हैं जो अपने माता पिता से अपने बच्चों में जाते हैं, उन्हें हम हेरिडेटरी कैरेक्टर कहते हैं, यानी आनुवंशिक गुण कहते हैं। और इनको ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो डीएनए के बने होते हैं जीन जो गुणसूत्र के ऊपर होते हैं, तो गुणसूत्र जिम्मेदार हैं इनको ले जाने के लिए, यानी क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, देखिए रसधानी यानी कि वैक्यूल।
वैक्यूल का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? संग्रह यानी स्टोरेज, हाँ कुछ पदार्थों को तो स्टोरेज करता है। अपशिष्ट का उत्सर्जन, उत्सर्जन करता है क्या ये? उत्सर्जन पदार्थों को उत्सर्जन तो नहीं करता है। गमन करता है? नहीं, लोकोमोशन भी नहीं करता। कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करना कौन सा कार्य नहीं? गमन करता है। देखिए ये कार्य है, ठीक है, गमन। अपशिष्ट पदार्थों को भी हमने आपको बताया था कि ये स्टोर रखता है। ये तीनों चीजें आप अगर जाके राजधानी वाला मेरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वहां पे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को भी रखता है ये। तो गमन में ये कार्य नहीं करता है, तो यही इसका आंसर जाएगा गमन। गमन में कार्य नहीं करता है। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने गुणसूत्र होते हैं सामान्य मनुष्य में? याद रखिए, सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी, हम आपको बता चुके हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। आ जाते हैं अगले के ऊपर। जंतु कोशिका में नहीं पाए, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती कौन सी संरचना? जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। तो जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है वो क्या है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जीव कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, या जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल नहीं मिलती है, कोशिका भित्ति नहीं मिलती है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका पादप कोशिका में एक पहला बड़ा अंतर यही है कि जंतु कोशिका में पादप झिल्ली भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं मिलती है और पादप कोशिका में सेल वॉल मिलती है, ठीक है। जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जीवधारी की जो कोशिकाएं हैं उसमें जीवन की सारी क्रियाएं, उनका नियंत्रण कहां से होता है? नियंत्रण यानी कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारा कौन है? ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वो है हमारा केंद्रक। हम आपको यूट्यूब की वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं केंद्रक वाली, उसमें साफ साफ हमने बताया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहे हैं केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक के अलावा किसमें डीएनए पाया जाता है? तो याद रखिए, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, एनर्जी पावर हाउस ऑफ अ सेल कौन है? ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग, हमने आपको बताया है सारे कोशिकांग नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक ही मिलता है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग होते हैं, यानी कला से घिरे हुए जो नहीं होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ है राइबोसोम। याद रखिएगा, राइबोसोम ऐसा है जिसमें कला नहीं होती है, तो राइबोसोम ही इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। पादपों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? यानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ये क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, यस, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। टमाटर का लाल रंग एवं फूलों में विभिन्न रंग कौन से लवक की वजह से होते हैं? देखिए, लवक 3 तरीकों के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक मतलब जिसमें कलर नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक जिसमें कलर होगा, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक जिसमें हरा वर्णक होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। तो अवर्णी लवक में तो कलर होएगा ही नहीं, तो रंग किस कौन देगा? वर्णी लवक देंगे। याद रखिए, वर्णी लवक ही रंग देते हैं, ठीक है। जल अपघटनी एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें मिलते हैं? आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था कि इसमें जल अपघटनी एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं? लाइसोसोम में मिलते हैं। वंशागति के वाहक होते हैं, यानी कि वंशागति यानी हेरिडिटी को कौन इधर से उधर ले जा रहा है? जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, और ये जीन किसके ऊपर होते हैं? ये जीन होते हैं गुणसूत्र के ऊपर। आपको पीछे बता चुके हैं अभी कि ये गुणसूत्र आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? आपको पता है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 तरीके की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, और एक RER होती है। यानी कि एक चिकनी होती है स्मूथ, एक होती है रफ यानी खुरदुरी। खुरदुरी वाली क्यों खुरदुरी होती है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। तो वो यही पूछता है राइबोसोम किसकी सतह पे पाए जाते हैं? तो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? आपको बता चुके हैं, ऊर्जा है ये। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बताया था तो पढ़ाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है?
देखिए अगर आप गौर से देखें तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है, आपको केंद्रक सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा, पादप कोशिकाओं में भी मिलेगा, जंतु कोशिकाओं में भी मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं मिलेगा। तो वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि केंद्रक किसमें, यूकैरियोटिक में मिलेगा ना, न्यूक्लियस। हाँ, किसमें पाया जाता है। तो केंद्रक देखिए हम आपको बताएं, कोशिका जो होती है, कोशिका जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है, ये पादप भी हो सकती हैं और ये जंतु भी हो सकती हैं। तो पादप और जंतु दोनों किसमें आ गए, यूकैरियोटिक के अंदर आ गए। तो यूकैरियोटिक कोशिका अगर हम कह देंगे तो पादप कोशिका भी हो गई, जंतु कोशिका भी होगी, तो हम कह देंगे सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर हो गई बात या नहीं। चल अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं 28 में मिलता है या नहीं। चल देख, इनमें से किस कोशिकाओं में केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है। किसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का आवरण नहीं मिलता है, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हमने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका बताई थी तो उसमें सब कुछ बताया है ये, तो इसमें आपको केंद्रक का आवरण नहीं मिलेगा। कौन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका में पाई जाने वाली केंद्रिका बनी होती है, जो केंद्रिका होती है न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आरएनए और प्रोटीन दोनों की, है ना, ये आरएनए और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, याद रखिए किसमें होगा, ये साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में होता है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, यानी कि केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है, तो केंद्रिका में ये मिलेगा, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ मिलता है, केंद्रिका में। क्लियर है। आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स यानी आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, हमने आपको बताया था। और इसका पीएच का मान कितना होता है, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच का मान कैसा होता है, अम्लीय होता है, याद रखिए। टोनोप्लास्ट पाई जाती है, हमने आपको जब वैक्यूल पढ़ाई थी तो वैक्यूल में हमने आपको टोनोप्लास्ट के बारे में बताया था। जब वैक्यूल पढ़ाई थी यानी रिक्तिका, तब हमने आपको टोनोप्लास्ट के बारे में बताया था। तो रिक्तिका की जो कला होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलते हैं, याद रखिए हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। इन्हें डायरेक्ट रट्टा मार लीजिएगा। डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ मिलता है आपका, डीएनए देखिए आपको बता दें, डीएनए केंद्रक में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और हरित लवक में भी मिलता है, तीनों में मिलता है। तो उपरोक्त सभी ये सभी में केंद्रक पाया जाता, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन के ऊपर। देख, निम्नलिखित किस कोशिकांग के भीतर भीतरी सतह पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। फिर वही बात आ गई, कोशिकांग ऐसा है जिसमें उंगली नुमा उभार मिलेंगे, वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली उंगली नुमा उभार क्रिस्टी में लगी हुई घुंडी नुमा उभार क्या होते हैं। देखिए क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, टेनिस के रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं इसके ऊपर, ये घुंडी जैसे स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीसोम हो गया। कोशिका में राइबोसोम कहाँ मिलते हैं, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। तो आपको राइबोसोम कहाँ मिलेंगे, दोनों में देखने को मिलते हैं। 8वां, F1 F0 कण पाए जाते हैं। F1 F0 कण कहाँ पाए जाते हैं, F1 F0 कण जो होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनमें से किस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको बताया अभी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहाँ नहीं मिलेगी, एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिकाओं में ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। कह रहे हैं मूल रूप मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं। किसके द्वारा जल अवशोषण करते हैं ये,
परासरण द्वारा। मूल रंग यानी कि रूट हेयर, मिट्टी से जल का अवशोषण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं ये? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, दोनों परासरण द्वारा। इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं, परासरण द्वारा। विसरण होता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस होता है परासरण, परासरण द्वारा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? याद रखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S प्रकार के, एक होते हैं 80S प्रकार के। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो गई, राइबोसोम हो गए, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें 70S प्रकार के होंगे, और बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए 80S प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होंगे? तो 70S प्रकार के होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एक नीली हरी शैवाल की प्रजाति में अनुपस्थित होता है। याद रखिए नीली हरी शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन नहीं होता है? केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है, तो केंद्रक नहीं होता है बेसिकली, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक मिनट, लवक भी नहीं मिलता है। तो अब इसमें दोनों में क्या, तो इनकम्प्लीट केंद्रक तो मिल जाएगा, लेकिन लवक तो कतई नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लवक यानी लिपिड्स, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स जो हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं प्लास्टिड्स, ये इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो बनाया गया है थोड़ा सा इन्होंने गलत आंसर दिए हैं इसके। केंद्रक झिल्ली कहते हैं या केंद्रक कला कहते हैं, तो केंद्रक कला और लवक दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा केंद्रक कला और लवक दोनों ही मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बेसिक यानी कि क्षारीय एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, विसरण प्रक्रिया होती है। विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके द्वारा होता है? विसरण किसमें होगा? ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। तो विसरण याद रखिए, विसरण का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे ही हम परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसे कहते हैं विसरण। ठीक है, तो ये ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी, तीनों में होता है विसरण, इन सभी में। इसमें से किस प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है? किसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का परासरण में होना यानी ऑस्मोसिस में होना अनिवार्य होता है। इसमें से कौन से लवक क्लोरोफिल युक्त होते हैं? किसमें क्लोरोफिल मिलेगा? हरित लवक में ही क्लोरोफिल मिलता है। आपको याद होना चाहिए हरित लवक में क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। तो हरित लवक जो होते हैं हमारे वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ठीक है, हो गए हरित लवक हो गए। ठीक है, 47 देख, अगला आता है 47। स्वनष्टीकरण यानी ऑटोलिसिस की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑटोलिसिस यानी अपनी सेल को खुद ही मार लेना, ऑटोलिसिस कहलाती है, और इसके लिए लाइसोसोम जिम्मेदार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं की भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया की हो चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो, सबकी जगह की माइटोकॉन्ड्रिया की या क्लोरोप्लास्ट की, ये प्रोटीन और वसा के दो स्तरीय झिल्ली की बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन प्रोटीन और वसा दोनों की होती है, त्रिस्तरीय झिल्ली है। देखिए एक प्रोटीन की झिल्ली हो गई, वैसे तो वसा की दो स्तरीय झिल्ली होती है। ठीक है, बाई लैमेलर मॉडल होता है, बाई लैमेलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी। अगर बुक में आपका त्रिस्तरीय लिखा है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर होती है, तो याद रखिएगा आंसर इसका सी जाएगा। अगर बुक में आपके बी दिया हुआ है तो वो गलत आंसर है, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। इसमें से किस कोशिकांग में प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है? किस कोशिकांग में प्लाज्मा झिल्ली नहीं मिलती है? राइबोसोम्स में, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, तो वो राइबोसोम्स है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। मनुष्य में शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण, देखिए हम आपको लिखवा चुके हैं, गोल्जी काय हमारा शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है, यानी स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी काय यानी गोल्गी बॉडी करती है। चिकनी प्रदवे जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए निर्माण करती है? वो वसा और प्रोटीन, वसा का निर्माण करती है, फैट का करती है, ये याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की दो परतें पाई जाती हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जो दो परतें होती हैं वो कहाँ कहाँ मिलती है? देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो इन दोनों में मिलते हैं। डिक्टियोसोम का ही दूसरा नाम होता है गोल्गी बॉडी। प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं।
गॉल्जिकाए कहाँ मिलते हैं? गॉल्जिकाए आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, डिक्टियोसोम जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, यानी गॉल्जिकाए को भी पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, प्लांट सेल में से डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में मिलते हैं और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इसके ऊपर भी कोई कला नहीं होती, बिना कला से घिरी हुई आकृतियां हैं सेंट्रोसोम जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ये पादप कोशिकाओं में दो पादप कोशिकाओं के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है? तो अभी बात बताइए आपको, पदार्थों का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान या दोनों? पदार्थों का आदान तो एक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, गैसों के लिए कोई मेम्ब्रेन थोड़ी तो ऐसे ही निकल जाएगी, तो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब बात करते हैं थाइलेकॉइड उपस्थित होते हैं। थाइलेकॉइड कहाँ होते हैं? आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, पादप कोशिका के अंदर थाइलेकॉइड आपको मिलेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमेशा पादप कोशिका में ही मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ग्रैनम निम्न में से किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो ग्रैनम का, थाइलेकॉइड का ही जो पूरा चट्टा होता है उसे ग्रैनम कहते हैं, और ये हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में ही देखने को मिलता है। पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में या दोनों में? दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और हरित लवक में भी होता है। तो एटीपी का निर्माण पादप कोशिका में कहाँ होगा? दोनों में होता है, सी जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 60 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आइए देखते हैं 59 और 60 क्वेश्चन। एक पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण होता है, एक पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एक पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और हरित लवक दोनों में होता है, तो दोनों में जाएगा। ठीक है, पट्टिकाएं या लैमेली, लैमेली कहाँ पाई जाती हैं? तो स्ट्रोमा लैमेली कहाँ मिलेगी? हरित लवक में मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में मिलती है लैमेली। फूलों में आकर्षण किसकी वजह से होगा? अभी आपको बताया, कलर देने वाले कौन होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद अपने उत्तर को देखिए। केवल एक गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, हाँ बिल्कुल सही है, एक गुणसूत्र होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ होते हैं अनुपस्थित। केंद्रक अनुपस्थित होता है, हाँ बिल्कुल सही है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, हाँ बिल्कुल सही है, केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। इसका आंसर जा रहा है डी, यानी कि 4 के चारों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो श्रीडन और स्वान दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया है, सेल थ्योरी श्रीडन और स्वान ने दी है। ठीक है, चल आगे आते हैं। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है, शायद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। वैसे तो हमें लगता है 63 तक थे और वो हो चुके हैं। 64 तक है। ठीक है, यस। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन होते हुए और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनको याद कर लीजिए। ये चीज़ें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट में। हैव अ नाइस डे।